हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा लास्ट टाइम पे हम लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक कंप्लीट कर लिया था। अब उसके आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे रूल्स फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशंस विद सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो देखिए फर्स्ट रूल दे रखा है, व्हेन टू वैल्यूज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड देन आंसर शुड बी रिटन इन मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर। अगर किन्हीं दो वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो आंसर उन दोनों में जो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं जिस भी डिजिट में, आंसर उन्हीं के टर्म में होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से। डिस्प्लेसमेंट दे रखा है 4.26 मीटर और टाइम है 1.2 सेकेंड। इसको सॉल्व करने पर आता है 3.55। तो देखिए जो सेकेंड वाली डिजिट है उसमें मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर है 2, तो आंसर भी 2 में होना चाहिए। अब लास्ट वाला डिजिट यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर राउंड ऑफ करेंगे। तो राउंड ऑफ में अभी आप याद कर लीजिए, इसमें आगे अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अगर 5 पर अनसर्टेन डिजिट है तो प्रीसीडिंग डिजिट अगर इवन है तो कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन अगर ऑड है तो 1 इंक्रीज हो जाता है। तो इसमें क्या होगा, 1 इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि ये ऑड है। तो आंसर आ जाएगा 3.6। आते हैं सेकंड रूल पर। कहते हैं व्हेन टू और मोर फिजिकल क्वांटिटीज इन डेसिमल आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड देन आंसर शुड बी रिटन इन मिनिमम डेसिमल प्लेसेस। देखिए दो या तीन जो फिजिकल क्वांटिटीज है उनकी वैल्यूज को अगर हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कह रहे हैं कि जो आंसर आता है उसमें देखना पड़ेगा कि डेसिमल में जिसमें मिनिमम प्लेसेस हैं आंसर उसी में रिपोर्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर देखो मिनिमम प्लेसेस जो है वो 1 है डेसिमल के बाद, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। तो मिनिमम 1 में आंसर रिप्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर देखो 0.9 में आंसर जब रिप्रेजेंट होगा और बाकी ये 2 हटा दिए जाएंगे तो आंसर हो जाएगा 0.9। ठीक है। उसके बाद आते हैं राउंडिंग ऑफ ए डिजिट में। राउंड ऑफ कैसे करते हैं तो उसके लिए भी रूल है। तो देखिए फर्स्ट रूल में क्या दे रखा है, इफ अनसर्टेन डिजिट इज मोर देन 5 देन प्रीसीडिंग डिजिट रेज्ड बाय 1। ये सबसे लास्ट वाला अनसर्टेन डिजिट होता है। अगर ये 5 से ज्यादा है तो प्रीसीडिंग डिजिट में 1 इंक्रीज हो जाता है। तो इसका आंसर आएगा 3.5। रूल नंबर 2, इफ अनसर्टेन डिजिट इज लेस देन 5 देन प्रीसीडिंग डिजिट रिमेन्स अनचेंज्ड। अगर अनसर्टेन वाला डिजिट लेस देन 5 है तो प्रीसीडिंग डिजिट में कोई चेंज नहीं होता है। तो आंसर आ जाएगा 4.2 राउंड ऑफ करने पर। रूल नंबर थर्ड दे रखा है, इफ अनसर्टेन डिजिट इज 5 देन इफ प्रीसीडिंग डिजिट इज इवन देन नो चेंज एंड इफ प्रीसीडिंग डिजिट इज ऑड देन 1 इंक्रीज। तो देखो लास्ट वाला डिजिट 5 है और यहां पर इवन है तो कोई चेंज नहीं होगा, तो 3.26 हो जाएगा राउंड ऑफ में। यहां पर 5 है, ये 3 है, तो ऑड हो गया तो 1 इंक्रीज हो जाएगा। तो आंसर इसका हो जाएगा 4.24। क्लियर हुआ बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज पर। तो देखिए कह रहे हैं ऑल डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 7 बेस क्वांटिटीज। दीज बेस क्वांटिटीज आर आल्सो कॉल्ड 7 डायमेंशन ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है। जितनी भी डिराइव्ड क्वांटिटीज है उनको हम 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जब इनको रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरीके से ब्रैकेट लगा देते हैं। जैसे मास को हम m और ब्रैकेट लगा देंगे दोनों तरफ, इसी तरीके से लेंथ को l से डिनोट करेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे दोनों तरफ। टाइम को t से, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को cd से, कैंडेला होता है तो इलेक्ट्रिक करंट को a से, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को k से। स्पीड इक्वल टू देखो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो ऊपर लेंथ की डायमेंशन नीचे टाइम की डायमेंशन, तो ये बन जाएगी LT-1। Dimensions of a physical quantity are the powers to which the base quantities are raised to represent the physical quantity। देखो जो डायमेंशन होती है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, तो फिजिकल क्वांटिटी को जब हम फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में लिखते हैं तो उनकी जो पावर्स होती है वही उसकी डायमेंशंस होती है। जैसे यहां पर देखो स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला ये आ गया LT-1। तो इसमें लेंथ की जो डायमेंशन है वो 1 है, टाइम की डायमेंशन -1 है। तो हम कहेंगे कि यहां पर डायमेंशन ऑफ मास 0 है क्योंकि मास वाला टर्म ही नहीं आ रहा है, तो यहां पर m की पावर 0 रहा होगा। तो कहेंगे कि डायमेंशन ऑफ मास जो स्पीड में है वो 0 है। इसी तरीके से डायमेंशन ऑफ लेंथ स्पीड में 1 है, डायमेंशन ऑफ टाइम स्पीड में -1 है। ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है? देखिए फिजिकल क्वांटिटी को जब हम इस तरीके से फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये राइट हैंड साइड में जो ब्रैकेट में पूरी वैल्यू लिख करके आती है इसी को बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला।
जैसे एक्सीलरेशन का एल टी माइनस टू हो जाएगा, एनर्जी का एम एल टू टी माइनस टू हो जाएगा। ठीक है, तो ये राइट साइड में जो लिखा हुआ है दैट इज डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल इक्वेशन किसे कहते हैं? लेफ्ट हैंड साइड में हम वो फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू को लिखें और राइट हैंड साइड में उसका फॉर्मूला लिखें, तो ये पूरा यहां से लेकर यहां तक का जो टर्म होता है ये पूरा इक्वेशन कहलाता है, यानी इसको डायमेंशनल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में जैसे वॉल्यूम लिखा है, राइट हैंड साइड में एम जीरो एल क्यूब टी की पावर जीरो, तो ये पूरी वैल्यू यहां से यहां तक कहलाएगी डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक है, समझ आया बेटा? आगे बढ़ते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशंस। डायमेंशनल फॉर्मूला हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द फिजिकल बिहेवियर ऑफ द क्वांटिटी। ठीक है, ये डायमेंशनल फॉर्मूला जो होता है वो जो क्वांटिटी होती है उसके फिजिकल बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने में सहायता करता है। ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है, ये अगर मीनिंगफुल है तो इसका मतलब ए और बी जो है वो सेम डायमेंशन के हैं और सेम नेचर के हैं। ठीक है, जब सेम डायमेंशन और सेम नेचर की चीजें होती है तभी हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ए इज इक्वल टू बी के इक्वल है तो हम कहेंगे कि ए और बी जो है वो सेम डायमेंशन और सेम नेचर की वैल्यूज है। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस, एक एप्लीकेशन ये है टू चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन को चेक करते हैं कि वो कंसिस्टेंस है, मतलब वो करेक्ट है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए डायमेंशन का यूज कर सकते हैं। जैसे इक्वेशन दे रखी है एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे कि जो लेफ्ट हैंड साइड में टर्म है उसकी डायमेंशन लिख देंगे, तो डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन एम जीरो एल टी की पावर जीरो ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरीके से राइट हैंड साइड में जो टर्म्स आ रहे हैं सबकी अलग अलग डायमेंशन लिखेंगे। जैसे इस पूरे टर्म की जो डायमेंशन होगी यूटी, उसकी डायमेंशन हो जाएगी यू की डायमेंशन एल टी माइनस वन और टाइम की डायमेंशन टी, तो ये बन जाएगा एल। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में यूटी वाले टर्म की डायमेंशन आ गई एल के इक्वल। इसी तरीके से हाफ एटी स्क्वायर वाला जो टर्म है राइट हैंड साइड में उसकी डायमेंशन बनेगी एटी स्क्वायर की डायमेंशन, क्योंकि हाफ जो है वो एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती है, तो एटी स्क्वायर की डायमेंशन हो जाएगी, ए की डायमेंशन हो गई एल टी माइनस टू और टी स्क्वायर की डायमेंशन टी की पावर टू। ठीक है, तो ये भी बन जाएगा एल। तो राइट हैंड साइड में देखो दोनों की डायमेंशन एल एल आ रही है, यानी कि दोनों टर्म की डायमेंशन इसकी भी एल हुई इसकी भी एल हुई, तो जोड़ करके ये ट्वेल्व नहीं बनेगा, पूरे की डायमेंशन हम कहेंगे कि एल के इक्वल ही हो। तो एलएचएस की डायमेंशन आरएचएस की डायमेंशन के इक्वल है, तो इसका मतलब ये वाली जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट है। अच्छा, एक बात और है यहाँ पर इंपॉर्टेंट कि किसी भी इक्वेशन को हम डायमेंशन से ये चेक कर सकते हैं कि वो डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, लेकिन एक्चुअल में वो करेक्ट है कि नहीं ये नहीं बता सकते। क्योंकि देखिए, जैसे अगर मान लीजिए हम ऊपर की जगह एक ये इक्वेशन ले लें एस इक्वल टू टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वाली इक्वेशन तो रॉन्ग इक्वेशन है, लेकिन अगर इसको हम डायमेंशनली चेक करें तो लेफ्ट हैंड साइड में एस की डायमेंशन फिर से एल आ जाएगी और राइट हैंड साइड में देखो टू की डायमेंशन तो होती नहीं है, यूटी की डायमेंशन फिर से एल के इक्वल आ जाएगी और एटी स्क्वायर की डायमेंशन भी एल के इक्वल आ जाएगी। तो इसका मतलब ये भी डायमेंशनली करेक्ट हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में ये करेक्ट नहीं है। समझ में आई बात? तो किसी भी इक्वेशन को हम डायमेंशनली चेक करके बता सकते हैं कि वो डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, लेकिन एक्चुअल में वो करेक्ट है कि नहीं ये नहीं बता सकते। सेकेंड एप्लीकेशन पर आते हैं, टू डिराइव द रिलेशन अमंग द वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज, यानी कि वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में हम इस डायमेंशन के कॉन्सेप्ट की हेल्प से रिलेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक हमें सिंपल पेंडुलम दे रखा है एल लेंथ का और इसको हम ऑसिलेट कराते हैं, तो इसका जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड हमको गिवन है कि इसके लेंथ पर डिपेंड करता है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन पर डिपेंड करता है और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो टाइम पीरियड का रिलेशन इन तीनों के साथ क्या आएगा, ये रिलेशन डिराइव करना है। तो डिराइव करने का तरीका ये है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म दे रखा है उसकी डायमेंशन निकाल लेते हैं, तो ये देखो आ जाएगी टी की पावर वन, और राइट हैंड साइड में जितने टर्म दे रखे हैं उनकी सबकी डायमेंशन लिख देंगे, तो लेंथ की पावर ए और जी एक्सेलरेशन हो गया तो एल टी की पावर माइनस टू की पावर बी हो जाएगा, और के जो है वो टेम्परेचर है तो के की पावर सी हो जाएगा, अज्यूम कर लिया हमने। अब क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में एम वाले टर्म एल वाले टर्म और टी वाले टर्म सब एक साथ कर लेंगे। जैसे यहाँ पर एक साथ किए तो एम की पावर जीरो हो गया, एल की पावर ए प्लस बी हो जाएगा, ए ये है और बी यहां से आएगा। ठीक है, टी की पावर माइनस टू भी हो जाएगा और के की पावर सी। अब राइट हैंड साइड में ये वैल्यू आ गई और लेफ्ट हैंड साइड में है एम जीरो एल जीरो टी की पावर वन और के की पावर भी जीरो कंसीडर कर सकते हैं।
फिर एलएचएस को आरएचएस से कंपेयर करेंगे तो इनकी जो पावर्स हैं उनकी वैल्यू आ जाएगी ए प्लस बी की वैल्यू जीरो के इक्वल, क्योंकि यहाँ पर देखो एल की पावर ए प्लस बी है और यहाँ पर एल की पावर जीरो है, तो ए प्लस बी इक्वल टू जीरो। इसी तरीके से टी वाला टर्म कंपेयर करेंगे तो माइनस टू बी इज इक्वल टू वन के इक्वल आ जाएगा। इसी तरीके से सी वाला टर्म कंपेयर करेंगे तो सी की वैल्यू जीरो के इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ से देखो सेकंड वाली इक्वेशन से हमने बी निकाला, पावर माइनस वन बाई टू आ गया, और इस b की वैल्यू को जब हम यहाँ पुटअप करेंगे तो a की वैल्यू प्लस वन बाई टू आ जाएगी। तो a की वैल्यू आ गई प्लस वन बाई टू, बी की वैल्यू आ गई माइनस वन बाई टू, सी की वैल्यू जीरो। अब ये सभी वैल्यूज हम फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुटअप कर देंगे तो देखेंगे t प्रोपोर्शन टू l की पावर वन बाई टू आता है, g की पावर माइनस वन बाई टू, k की पावर जीरो। तो यहां से रिलेशन मिल जाएगा प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल बाई जी। तो t इक्वल टू मान लेते हैं कोई कांस्टेंट है, जब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे कोई कांस्टेंट आएगा, सपोज दैट c आ जाता है, तो t इज इक्वल टू c अंडर रूट एल बाई जी। अब यहाँ पर c की वैल्यू जो है वो 2 पाई आती है, जब एक्सपेरिमेंटली हम ये पूरा फॉर्मूला डिराइव करते हैं तो c की वैल्यू 2 पाई, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। ठीक है, तो इस तरीके से हम रिलेशन डिराइव कर सकते हैं। अब इसमें भी एक बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, देखिए वी कैन नॉट डिराइव द रिलेशन एमंग डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। अगर डायमेंशनलेस क्वांटिटीज हैं लेफ्ट और राइट में तो हम उनकी जो डायमेंशन है वो यूज ही नहीं कर सकते, तो इसका मतलब वो रिलेशन हम फाइंड नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से जैसे प्योर नंबर है तो उनकी भी डायमेंशन नहीं होती है, तो उनके लिए भी हम डेरिवेशन नहीं कर सकते। इसी तरीके से आर्गुमेंट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक जो होते हैं जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, वो अगर आ रहे हैं टर्म में तो उनको भी हम नहीं डिराइव कर पाएंगे, उनका रिलेशन नहीं फाइंड कर पाएंगे। लॉग वाले टर्म का नहीं कर सकते, एक्सपोनेंशियल टर्म का नहीं कर सकते। इसी तरीके से एडिशन वाले जो रिलेशन होते हैं जैसे एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम डिराइव नहीं कर सकते। अगर हमको इनमें आपस में रिलेशन दिया हो तो डिराइव नहीं कर सकते, ना एडिशन वाले ना सब्ट्रैक्शन वाले। इसी तरीके से अगर मान लीजिए डिपेंडेंसी मोर देन थ्री फिजिकल क्वांटिटीज की आ रही है, जैसे टाइम पीरियड टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम जी एल, इसमें मोर देन थ्री फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंडेंसी आती है तो भी हम उस रिलेशन को डिराइव नहीं कर पाते। और जैसे मान लीजिए थ्री फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंडेंसी आ रही है और उसमें भी टू अगर सेम है, टू की डायमेंशन सेम है, तो भी हम इस रिलेशन को डिराइव नहीं कर पाएंगे, उनका डेरिवेशन नहीं कर पाएंगे। जैसे कि ये ट्यूनिंग फॉर्क का फॉर्मूला दे रखा है डी अपॉन एल स्क्वायर वी, ये डी भी डिस्टेंस होता है, एल भी डिस्टेंस होता है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये रिलेशन हम फाइंड नहीं कर पाएंगे, इसको डिराइव नहीं कर पाएंगे। तीसरा जो एप्लीकेशन है कन्वर्जन ऑफ यूनिट, तो एक यूनिट को दूसरे यूनिट में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसका फॉर्मूला है एन यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट यानी न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यूनिट इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो एन वन यू वन इक्वल टू एन टू यू टू, इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। जैसे सपोज दैट वन जूल को हमें कन्वर्ट करना है सीजीएस यूनिट में या अर्ग में, ये कितने के इक्वल होगा, तो क्या करेंगे हम, वन जूल जिसका यूनिट है, जैसे मान लेते हैं कि वर्क का यूनिट है, तो उसकी डायमेंशन हम यूज करेंगे ml2t-2। तो एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे हम 1 जूल और राइट हैंड साइड में मास की जगह 1 kg, क्योंकि एसआई सिस्टम में है तो लेंथ की जगह 1 मीटर, इसी तरीके से टाइम की जगह 1 सेकेंड। ठीक, फिर अपॉन में हम वैल्यू लिखेंगे 1 सीजीएस यूनिट इक्वल टू, फिर मास की जगह आ जाएगा 1 ग्राम, लेंथ की जगह आ जाएगा 1 सेंटीमीटर और टाइम की जगह आ जाएगा 1 सेकेंड। और फिर इसको सॉल्व करेंगे, जैसे ऊपर ये केजी आ रहा है नीचे ग्राम है, तो केजी को ग्राम में बदल देंगे तो ये 10 टू द पावर 3 ग्राम के इक्वल हो जाएगा, जिससे ग्राम ग्राम ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू बचेगी। इसी तरीके से ऊपर 1 मीटर है, इसको भी हम 10 की पावर 2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, 10 की पावर 2 बचेगा ऊपर। और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिए फाइनल आंसर आता है 1 जूल इक्वल टू 10 टू द पावर 7 सीजीएस यूनिट या फिर अर्ग के इक्वल। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेटा ये था हम लोगों का आज का सेशन, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो बेटा मिलते हैं फिर नेक्स्ट टर्न पर नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।